हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वेक्टर मैथ क्लासेस। हमने चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो पूरा पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही पार्ट नंबर 4 जो है वो देखना आपने। ठीक है, तो बात करेंगे पार्ट नंबर 4 के अंदर। टॉपिक का नाम है अपना इलास्टिक लिमिट। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय इलास्टिक लिमिट, ये समझने की हम लोग कोशिश करने वाले इस पार्ट के अंदर। मान के चलो ये एक सपोर्ट है और उसको मैंने एक वायर लगा दिया, और ये जो वायर है इसका लेंथ सपोज टू बी 2 मीटर लेंथ है। दिस इज द ओरिजिनल लेंथ। ये कौन सी लेंथ है? ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, तो आपने अगर ये ओरिजिनल लेंथ पे अगर मान के चलो एक वेइंग पैन लगाया है ना, आपने एक उसके ऊपर वेट लगाया, तो क्या होगा इसके ऊपर? जैसे ही आपने इसके ऊपर वेट लगाया, यहाँ क्या कौन सा फोर्स लग जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को ही हम लोग एक तो अप्लाइड फोर्स बोल रहे थे, दिस फोर्स इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, या फिर इसी फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोल रहे थे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोल रहे थे। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के चलते अंदर से और एक फोर्स सेटअप होगा। हमने देखा है पिछले वीडियो में कि अंदर से और एक फोर्स सेटअप हो जाएगा, और इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? तो दिस फोर्स इज कॉल्ड, देखो ये फोर्स की वैल्यू, जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो रहेगी, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू सपोज एफ रहेगी, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है, वही रहेगा आपका अप्लाइड फोर्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अंदर से एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? दिस फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये रेस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगा, दिस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मान के लो इस वायर का मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला, तो कैसा दिखेगा? इसको कट किया तो कैसे दिखा गया? ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलो मान के चलते, मैं आपको एक बार और ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये, कि ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या रहता है? सिंपल स्ट्रेस का फार्मूला आप यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब इस वायर के ऊपर क्या जनरेट हो चुका है? इस वायर के ऊपर स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो चुका है। अब मान के लो आपने अगर ये जो अप्लाइड फोर्स जो आपने लगाया वो अगर आपने बढ़ाया, कैसे बढ़ाएंगे? सिंपल, पहले एक वेट था, मान के लो पहले आपने इसके ऊपर 1 kg का वेट लगाया, आपने उसके अंदर और थोड़ा सा वेट क्या किया? ऐड किया। सपोज मान के लो अभी मैंने 2 kg वेट इतना उसके अंदर ऐड किया, तो इसके अंदर क्या होगा? ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, है ना? यहाँ पे जो है वो ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा अंदर की तरफ और एक फोर्स सेटअप होगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, वो भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं फोर्स की वैल्यू, इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अगर बढ़ गई तो स्ट्रेस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन होगा क्या अगर मान के लो आपने और वेट ऐड किया? पहले हमने कितना वेट ऐड किया था? पहले जो वेट हमने ऐड किया था वो सपोज 1 kg ऐड किया था, बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर 1 kg ऑलरेडी था तो हमने 2 kg ऐड किया। लेकिन मान के लो आपने और इसके अंदर वेट ऐड करते चले गए, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इसके ऊपर का जो स्ट्रेस है, आपके वायर के ऊपर का जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आपने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, अब स्ट्रेस अप्लाई इसके ऊपर से ज्यादा कैसे होगा? जैसे इनिशियली आपने कितना किया था? 1 kg। ठीक है, 1 kg किया था, फिर 2 kg किया, इसके ऊपर भी अगर आप चले जाते गए तो क्या होगा? ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई हो जाएगा। मतलब इनिशियल लेंथ जो है मान के लो 2 मीटर थी ओरिजिनल लेंथ, और आपका अगर लेंथ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो है वो और ज्यादा हो गया। मान के लो पहले 1 kg जब अप्लाई किया तो 1 मीटर हुआ। ठीक है, जो चेंज इन लेंथ है वो 1 मीटर हुआ। फिर अगर आपने 2 kg अप्लाई किया तो मान के लो 2 मीटर हुआ, चेंज इन लेंथ जो है वो 2 मीटर हुआ। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप वेट ऐड ही करते रहे तो ये जो ओरिजिनल लेंथ है उससे ज्यादा चेंज इन लेंथ होगी, मान के लो 3 मीटर होगी। ठीक है, तो ऐसे उसके बाद क्या होगा? ये वायर कहीं ना कहीं से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, है ना? ये देखो कुछ यहाँ पे जो है वो वायर क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? देखो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? द इलास्टिक लिमिट इज व्हाट? द इलास्टिक लिमिट इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू एक्सपीरियंस विदाउट बिकम अ परमानेंटली डिफॉर्म। आप इस बॉडी के ऊपर, इस वायर के ऊपर मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, उसी मैक्सिमम स्ट्रेस
को हम लोग कौन सा लिमिट कहते हैं? दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। मतलब बॉडी फ्रैक्चर होने से पहले या बॉडी ब्रेक होने से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा उसी स्ट्रेस को हम लोग कौन सा लिमिट कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द स्ट्रेस इज एक्साइटेड टू द इलास्टिक लिमिट। मान के लो आपका जो स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट से भी ज्यादा हो गया तो जो आपकी फाइनल लेंथ है, ठीक है, वो लॉन्गर हो जाएगी। कौन से लेंथ से? ओरिजिनल लेंथ से। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया ना, ओरिजिनली लेंथ कितनी थी? 2 मीटर थी। आपने 1 kg का वेट अगर डाला तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? मान के लो 1 मीटर रीच हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 kg डाला तो जो आपकी ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 2 मीटर, ठीक है, और चेंज इन लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। अब अगर आपने और अगर उसके अंदर वेट डाला, मान के लो इसके अंदर आपने और 2 kg वेट बढ़ा दिया, पहले 2 kg था आपने 4 kg कर लिया, तो अब क्या होगा? चेंज इन लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 2 मीटर, चेंज इन लेंथ कितने मीटर होगी? 3 मीटर। मतलब आपकी जो चेंज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ से भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो ऐसे सिचुएशन में ये वायर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो जिस पॉइंट से पहले ये ब्रेक होगा, ठीक है, मान के लो ये पॉइंट पे वो ब्रेक हो रहा है, तो उससे पहले जो स्ट्रेस होगा, उससे पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, उसी स्ट्रेस को हम लोग कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? या फिर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के ऊपर एग्जाम में, आपके 11th के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन विदाउट इलास्टिक लिमिट आप आगे की चीजें जो है वो समझ नहीं सकते। इसलिए इसकी डेफिनेशन सिंपल याद रखिए। व्हाट डू मीन बाय इलास्टिक लिमिट? तो इसमें सिंपल याद रखिए कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो अप्लाई कर सकते हैं आप, मतलब बिफोर डिफॉर्मेशन, परमानेंटली डिफॉर्म होने से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस आप लगा सकते हैं उस वायर के ऊपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक लिमिट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप इस पूरे चैप्टर में अगर देखोगे तो वो ये टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ, ठीक है, क्योंकि इस लॉ के ऊपर ही आपको आगे के जो टॉपिक है वो समझेंगे। तो बड़े अच्छे से समझिए हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक तो 2 या फिर 3 मार्क को आएगा, पक्का आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट करके आप मार्क कर लीजिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गिव या एक्सप्लेन द हुक्स लॉ, या फिर डिफाइन हुक्स लॉ तो आएगा नहीं क्योंकि उसकी डेफिनेशन नहीं है। सिंपल आएगा स्टेट द हुक्स लॉ, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन भी लिख के रखिए, जो भी आएगा मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं, हुक्स लॉ समझते हैं। तो मान के चलो ये एक वायर है, हम थोड़ा वायर का डायग्राम बनाते हैं। मान के लो ये एक वायर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है, ऐसी कुछ वायर है, और इस वायर के ऊपर आप सपोज टू बी फोर्स लगा रहे। कौन सा फोर्स लगा रहे? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे। सपोज दिस इज अप्लाइड फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। एक बार इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब इससे वजह से क्या होगा? इस वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? मान के लो यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ थी वो सपोज L थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर लगाया तो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? डिफॉर्मेशन, ठीक है। डिफॉर्मेशन हो जाएगा मतलब ओरिजिनल लेंथ से जो चेंज इन लेंथ है वो बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी चेंज इन लेंथ, सही है। तो ये हो गया बॉडी के अंदर आपने क्या कर दिया? बॉडी के अंदर आपने स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस कैसा लगा? देखो समझो, जब आपने बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाया, ये जो फोर्स लगाया, तो क्या हुआ? या अप्लाइड फोर्स बोलो या डिफॉर्मिंग फोर्स बोलो, अंदर से एक फोर्स और सेटअप हो गया। इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यही फोर्स बॉडी को क्या करता? रिस्टोर करता, बराबर है। तो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेस? मुझे बताओ स्ट्रेस का फार्मूला क्या रहता? व्हाट इज अ स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का हमने फार्मूला देखा है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जैसे ही बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया तो बॉडी के अंदर से एक फोर्स सेटअप हुआ। उस फोर्स को हमने क्या नाम देंगे? दिस फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। तो दिस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या रहता? स्ट्रेस, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर क्या जनरेट हो चुका है? स्ट्रेस जनरेट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग? बॉडी के ऊपर अगर स्ट्रेस जनरेट होगा तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन भी तो जनरेट होगा ना, होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? स्ट्रेन। व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्ट्रेन देन? है ना, सिंपल देखा है हमने स्ट्रेन का फार्मूला। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखे हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने क्या बताया है? स्ट्रेस और स्ट्रेस के टाइप, और पार्ट नंबर 3 के अंदर स्ट्रेन और स्ट्रेन के टाइप। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो वो पक्का देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करो,
ठीक है। तो स्ट्रेन क्या रहता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो जैसे ही बॉडी के अंदर आपने स्ट्रेस लगाया, ठीक है, स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ बॉडी के अंदर, वैसे ही बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और ये रहेगा आपका स्ट्रेन का फार्मूला। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ गई होंगी। तो अब हम जो है वो हुक्स लॉ जो है वो समझ सकते हैं। तो हुक्स लॉ देखिए क्या बोलता है, ये इसका स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप इसका जो फ्रेज है, इसको जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम में इसी को मार्क है, ये जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं उसी को मार्क है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, हुक्स लॉ क्या बोलता है, इट्स सेड दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने तुमको बोल रहा था ना कि इलास्टिक लिमिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेटमेंट के अंदर क्या सेंटेंस आया, विथ इन ए इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, इलास्टिक लिमिट के बाहर की बात नहीं हो रही, ये सिचुएशन की बात नहीं हो रही है हुक्स लॉ में। कौन सी सिचुएशन की बात हो रही है, ये सिचुएशन की बात हो रही है, ये सिचुएशन की बात हो रही है। विद इन इलास्टिक लिमिट, व्हाट डू मीन बाय इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस आप बॉडी पे कितना लगा सकते ताकि बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म ना हो, उसी मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। इसलिए देखिए ना, पहला सेंटेंस ही लिखा है, हुक्स लॉ क्या बोलता है, इट्स स्टेट दैट विद इन ए इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस in a body is directly proportional to the strain produced on it। जो स्ट्रेस रहेगा, ये जो स्ट्रेस रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, स्ट्रेन को। ऐसा कौन सा लॉ बोलता है, हुक्स लॉ बोलता है। लेकिन आपको लिखते समय कैसा लिखना है, ठीक है, लिखते समय आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना है। कैसा स्टेटमेंट लिखना है, कुछ ऐसा कि विद इन ए इलास्टिक लिमिट, विद इन ए इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस in a body is directly proportional to strain produced in a body। मतलब जितना बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उतना ही बॉडी के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, या फिर बॉडी के अंदर जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उतना ही बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ऐसा फिजिक्स में आता है, स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर साइन आती है फिजिक्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करते हैं। कौन से साइन से, इज इक्वल टू साइन से। लेकिन जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इस साइन को इज इक्वल टू साइन से अगर रिप्लेस करोगे तो आपको क्या देना पड़ता, कांस्टेंट देना पड़ता। क्या देना पड़ता, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां लिखता हूं, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही आपने स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन कौन से साइन से रिप्लेस करेंगे, तो इज इक्वल टू साइन से रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या यहां तक, ठीक है, दिख रहा है। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन के जगह जो कांस्टेंट आया है, यहां पे इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है ई। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, ई। तो ये रहेगा ई, इधर रहेगा स्ट्रेस, ठीक है, इधर रहेगा ई मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, स्ट्रेन। ठीक है, ई मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, स्ट्रेन। और यहां से अगर आप ई का फार्मूला निकालते हो, ठीक है, ई क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा, ई का फार्मूला निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखिए यही आया आपका। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, वेयर E इज अ कांस्टेंट। और E को क्या नाम दिया जाता है, E इज कॉल्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो E है इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या रहता है, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द हुक्स लॉ, ये है आपका हुक्स लॉ। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आया, स्टेट द हुक्स लॉ या फिर एक्सप्लेन द हुक्स लॉ, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, इट स्टेट दैट within a elastic limit stress in a body is directly proportional to the strain produced on it। जितना आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उतना ही बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस होगा। फिर क्या करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन इज इक्वल टू साइन से रिप्लेस कर देना। तो आपको क्या देना पड़ेगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट यानी कौन रहता, ई का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ई यानी क्या, ई यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, दिस ई इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इतना लिखने के बाद अगर आपको लगा कि थोड़ा सा और आप लिख सकते हो, तो सिंपल आपको क्या करना है,
इस ई का एसआई यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे इस ई का एसआई यूनिट? मुझे बताओ स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या रहता है? स्ट्रेस का एसआई यूनिट रहता है आपका, स्ट्रेस इज व्हाट, यहां लिखा हुआ है स्ट्रेस क्या रहता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा काय का यूनिट? स्ट्रेस का। तो मैंने स्ट्रेस का यूनिट लिख लूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे बताओ स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? स्ट्रेन का यूनिट, स्ट्रेन क्या रहती है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन है ना। स्ट्रेन के भी और स्ट्रेस के भी टाइप है, आपको मैंने पढ़ाया है, आप देख लो, ठीक है। चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या रहेगा? मीटर। और ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर। मीटर मीटर गेट क्या हो जाएगा? कैंसल। मतलब स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं रहता, इट हैज नो यूनिट, ठीक है, उसको कोई यूनिट नहीं है। तो मुझे बताओ स्ट्रेस का यूनिट क्या आया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन को यूनिट है क्या? नहीं है, नो यूनिट, इट हैज अ नो यूनिट। मतलब जो इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, उसका यूनिट क्या आएगा? जो यूनिट स्ट्रेस का यूनिट रहेगा वही तो रहा ना अपने पास, नीचे में तो कुछ है ही नहीं। तो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट वही रहेगा जो स्ट्रेस का यूनिट रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ अगर आप देखोगे, हाँ यहीं पे लिखा हुआ है कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। नीचे में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है नीचे में? नीचे में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो ई की वैल्यू है यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कौन सी चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल का नेचर कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है, उसकी टफनेस कैसी है, इन सारी चीजों पे जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिपेंड करता है, ई की वैल्यू डिपेंड करती है। सो दिस इज द, ये कौन सा हमने टॉपिक पढ़ लिया? हुक्स लॉ। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी सॉरी, देखिए एक सेकंड, सॉरी, मेरे क्लास में ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको लिखना है और आगे की चीजें जो है वो एग्जाम में आने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए।